जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फास्ट एंड फ्यूरियस 15 मिनट शो में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। आइए श्वसन तंत्र के बारे में वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र का एक सबसे पहले ओवरव्यू जानेंगे। होता क्या है, ये हमारे जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सभी के सभी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेन्स हैं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ऊपर ऊपर से बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये नाक के छेद होते हैं जिसको नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपकी जो एयर, ठीक है, एयर के अंदर आपको क्या क्या लेना पड़ता है जिसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन के बराबर नहीं होती, दोनों को हम सेम मान लेते हैं लेकिन दोनों हमारी किसी भी तरीके से सेम नहीं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि फिर अगर ये सेम नहीं है तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए अगर हम बात करेंगे तो एयर यहाँ से नोस्ट्रिल्स और नोज और नेसल कैविटी से होती हुई यहाँ तक जाती है। इसको हम दोस्तों वॉइस बॉक्स बोलते हैं जिसको लैरिंक्स कहा जाता है। इससे ऊपर फेरिंग्स होता है। ये आपका विंड पाइप होता है जिसको ट्रेकिया कहा जाता है। ये ट्रेकिया दो पार्ट्स में बढ़ जाता है जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकस के बाद में यहाँ पे देखिए छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स लगी रहती हैं और इन्हीं ब्रोंक्यूल से यहाँ पर मौजूद होती हैं छोटी छोटी एल्वियोली जिसके अंदर 4% ऑक्सीजन रह जाती है। बाकी ब्रीथ आउट करते समय डायफ्राम की हेल्प से, ये डायफ्राम है, इसकी हेल्प से लंग्स सारी की सारी एयर जो कि लेते हैं वो बाहर छोड़ देते हैं। केवल यहाँ ये जो एल्वियोलीज हैं इनमें 4% ऑक्सीजन रह जाती है और यहीं से ऑक्सीजन के जो आपका आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो इस ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे ब्लड के साथ पूरे शरीर में रोटेट कर देता है। ठीक है, ये होता है ओवरव्यू। आइए अब यहाँ पर वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर को क्या मिलती है दोस्तों, ऊर्जा मिलती है। जो भी हमने खाया है ना वो ग्लूकोज हुआ, उसी ग्लूकोज को तोड़ेगी और CO2 निकलेगी वहां से और साथ में एनर्जी भी मिलती है और वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें हमको मिलती है। तो इसी ऊर्जा मिलने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसीलिए कहा जाता है कि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, वही अगर हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि जो यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है जब भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। किसका, जो भोजन हमने ग्लूकोज की फॉर्म में लिया उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और इसे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनती है और इसी एटीपी के फॉर्म में बनी हुई ऊर्जा को हम इस्तेमाल करते हैं। नामक ऊर्जा का उत्पाद होता है एटीपी, हमारे शरीर की गतिविधियों के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु पर हाईलाइट देखेंगे हम यहाँ पर। ऊर्जा का उत्पादन, तो जब आप दौड़ते हैं मांसपेशियों का उपयोग होता है तो एटीपी का उपयोग शरीर की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है ताकि वह सक्रिय रह सके। उदाहरण के तौर पर जब आप सुबह सुबह पार्क में दौड़ने जाते हैं तो आपका शरीर एटीपी के उपयोग करता है जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहां से मिली, जो मैंने खाना खाया उस खाने का ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ और एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और उसी का यूज करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और उसी का यूज करके आप लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण देखिए आप, रनिंग एग्जांपल देखिए। जब आप दौड़ते हैं तो आपके शरीर के अतिरिक्त ऊर्जा यानी एटीपी की आवश्यकता होती है। इससे समय शरीर के भीतर भोजन का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन की मदद से एटीपी बनता है। यह एटीपी मांसपेशियों को ऊर्जा देता है जिससे आप दौड़ते समय थकान को रोकने में और गति बनाए रखने में सक्षम होते हैं। कैसे काम करता है दोस्तों, जब आप दौड़ते हैं आपके शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है तो इसके लिए आपकी जो श्वसन दर जो होता है, ब्रीथिंग रेट जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है ताकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके और यही ऑक्सीजन एटीपी बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हम जिम चले जाते हैं और हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद जो ऑक्सीडेशन होगा वो आपके लैक्टिक एसिड बॉडी में फॉर्म कर देगा और वो लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, दर्द होता है, वहां पर होता है ना। हमने एक दिन ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज करने के बाद शरीर दुख रहा है तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण होता है। इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, देखो पढ़ाई करते समय स्टडी एग्जाम्पल है भाई, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मस्तिष्क और शरीर दोनों ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इस समय शारीरिक क्रियाएं जैसे दिमाग की सोच
और आंखों की गतिविधि एटीपी द्वारा संचालित होती है। तो सारा खेल किसका है? रेस्पिरेशन के द्वारा बनाई गई ऊर्जा जो कि एटीपी के फॉर्म होती है उसका होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी ओवरव्यू दिया इसको तो हम समझ ही लेंगे, पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या है डेली लाइफ में इसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। कैसे काम करता है भैया? जैसे जैसे आप अधिक समय तक पढ़ते हैं शरीर को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है और श्वसन प्रक्रिया के दौरान एटीपी का निर्माण होता है जिससे मस्तिष्क सक्रिय और ताजगी से भरपूर रहता है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करेंगे और फिर ब्रीथिंग रेट के बारे में बात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों कि जो ब्रीथिंग रेट है वो 15 से 20 बार प्रति मिनट होता है नॉर्मल कंडीशन। तो जैसे कि हम चावल आलू रोटियां खाते हैं हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, इनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलेंगे, जिससे कि फॉर्मेशन होगा एल्कोहल का, जिस प्रोसेस को हम किण्वन बोलते हैं, जो कि ईस्ट द्वारा क्या होता है आपका प्रोडक्शन होता है एल्कोहल का। वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना। और ऑक्सीजन की कमी के साथ होगा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये एटीपी बनेगी। ठीक है, बाद में एक चार्ट भी दिखाऊंगा मैं आपको, एकदम बेहतरीन एनसीईआरटी बेस्ड चार्ट होगा, वो आपको मजा आ जाएगा। अभी मैं दिखाने वाला हूं कि उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है, यदि ठीक उसी तरह जैसे कार में ईंधन का जलना और उससे ऊर्जा मिलती है। ब्रीथिंग रेट क्या होता है? सामान्य व्यक्ति यानी हम कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं कर रहे हैं उस समय हमारी जो 12 से 15 बार प्रति मिनट श्वसन दर होता है, लेकिन जैसे ही हम शारीरिक गतिविधि करते हैं तो यह दर बढ़ जाता है। उदाहरण, जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका शरीर ताजगी महसूस करता है और जब आप तेज दौड़ते हैं तो श्वसन तंत्र तेजी से बढ़ जाता है क्योंकि शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और हम थकते क्यों हैं? कि हमको वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती। ठीक है, आगे बात करते हैं श्वसन की प्रक्रिया प्रोसेस की। अगर हम बात करें तो श्वसन की यह प्रक्रिया शरीर के हर अंग के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है। यह खाने के पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती है। बाहरी श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करेंगे। बाहरी श्वसन में हवा माध्यम से ऑक्सीजन को शरीर में लाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। जैसे जब आप योगा या व्यायाम करते हैं तो गहरी सांस लेते हैं तो श्वसन दर जो होती है वो बढ़ जाती है ताकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको दे दिया है। अब हमको लगता है कि केवल जब हम ब्रीथिंग इन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन लेते हैं और जब सांस बाहर आती है तो ऑक्सीजन हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन जो कि एयर में 78% मौजूद है वो पूरी की पूरी अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो कि 21% है वो पूरी की पूरी अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है वो पूरी की पूरी अंदर जाती है। साथ ही में निकलता क्या है? नाइट्रोजन 78% वो साथ में साथ निकल जाती है। 21% जो कि ऑक्सीजन थी उसमें से 17% ऑक्सीजन निकल जाती है, 4% ऑक्सीजन एल्वियोल यानी वायु कोष्ठक में रह जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। और CO2 निकलती है 4.6%। सर 0.03% आई थी, 4.6% जा रही है, कहां से आई ये? यही तो होता है जब रेस्पिरेशन के दौरान ही तो CO2 बने। और जब CO2 की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से ज्यादा हो जाती है दोस्तों तो उस समय हमको झमाई आने लगती है, यॉनिंग आने लगती है। और ये जनरली कब होता है? खाना खाने के बाद होता है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है CO2 का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, उदाहरण, जब आप तेज दौड़ रहे होते हैं तो आपका शरीर श्वसन क्रिया को तेज करता है ताकि शरीर को ऑक्सीजन मिल सके। श्वसन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या गैसेस हमारी रहती है। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो अंतः श्वसन में शरीर की कोशिकाएं रक्त से ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। यह ऊर्जा के उत्पाद के लिए आवश्यक होता है। जैसे ही आप व्यायाम करते हैं मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, और व्यायाम ज्यादा ही हो जाए जहां ऑक्सीजन की कमी हो तो वहां लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, आपके शरीर में दर्द होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास के दौरान यानी उसके बाद जब हम हवा को अंदर यानी इंस्पिरेशन यानी कि ब्रीथ इन करते हैं और बाहर एक्सपिरेशन यानी कि बाहर निकालते हैं तो यह प्रक्रिया शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। मैंने कहा ना 4% ऑक्सीजन रह जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है दोस्तों? पूरी तरीके से बाहर निकालती है। ठीक है, ये है हमारा चार्ट। ये चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों ये, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और ये सीधा एनसीईआरटी बेस्ड चार्ट है। ये लास्ट है, देखिए यहां पर
आपकी बॉडी में यहाँ पर ग्लूकोज आया है ना, क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम होते हैं, तो आप बोलोगे 6 कार्बन एटम होते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में रिएक्शन चलेगी। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है सर? अरे भाई ये हमारी सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर एक द्रव भरा होता है सेल के अंदर, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कहाँ चलेगी? कोश, ये इसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं हिंदी में, तो साइटोप्लाज्म में चलेगी। ये जब चलेगी तो 6 कार्बन एटम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? पाइरूवेट बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या बोलते हैं? पाइरूवेट बोलते हैं। ठीक है, 3 कार्बन। अब आपसे पूछा जाएगा कि पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं, कितने कार्बन एटम होते हैं, तो आप बोलोगे 3 कार्बन एटम होते हैं, और यहां से हमको एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, अब इतना तो हर किसी में है। 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक यानी कि ऑक्सीजन की कमी, और तीसरा बताया था ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ से 3 चीजें हो सकती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 की बात करेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेरे भाई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं, वो प्रोसेस होती है ईस्ट में। किस में होती है? ईस्ट में होती है, ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है कि यही पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे, एनर्जी इसमें भी बन रही है, एनर्जी इसमें भी बन रही है, एनर्जी इसमें भी बन रही है, तीनों में एनर्जी बनेगी। ये भी तीनों में सेम है, ये भी तीनों में सेम है, तो ये वाली चीज तो तीनों में सेम है ना। एक बार फिर से ये हो गया, और ये एनर्जी, ये तीनों में क्या है मेरे भाई? सेम है। तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की एब्सेंस की, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस की जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी? ईस्ट में होगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। बनेगा क्या? इथेनॉल बनेगा, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? एल्कोहल, है ना। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? एल्कोहल बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, किडवन इसको बोलते हैं। कहां पर होगी? ईस्ट। ठीक है, अच्छा, इथेनॉल बनेगा, एल्कोहल, CO2 बनेगा ही बनेगा, और साथ में एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि जो इथेनॉल यानी कि जो एल्कोहल होता है, तो ये कितने कार्बन एटम होता है? तो ये 2 कार्बन एटम होता है। एक बार फिर से, पायरुविक एसिड 3 कार्बन एटम, ग्लूकोज 6 कार्बन एटम, और 2 कार्बन एटम हमारा क्या होता है? एल्कोहल होता है। ठीक है, तो अब सेकंड पोजीशन पे आते हैं, जहां पर ऑक्सीजन है लेकिन कम है, वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बनेगा और एनर्जी भी बनेगी, है ना। तो ये कहाँ होता है? ये हमारी मसल सेल में होता है। आप जिम करके देखिए, पहले दिन जिम जाइए और हवाबाजी में बहुत खतरनाक तरीके से जिम को आप कर लीजिएगा। जब आप बहुत खतरनाक तरीके से जिम को करेंगे तो वहां पर आपको क्या होगा? बहुत पेन होने लगेगा। वो पेन क्यों होगा दोस्तों? वो पेन इसलिए होगा कि आपके शरीर में क्या जम चुका है? लैक्टिक एसिड जम चुका है। क्या जम चुका है? लैक्टिक एसिड जम चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा कि लैक्टिक एसिड कहाँ जमता है? हमारी मसल्स में जमता है। किस प्रोसेस के द्वारा? जहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब ये जो लैक्टिक एसिड है, इस लैक्टिक एसिड में जो कार्बन के एटम है वो कितने हैं? 3 कार्बन एटम होते हैं। देखो एनर्जी यहाँ पर भी बन रही है। और जिससे हमारा मतलब है, जिसका ये चैप्टर है, जिसके बारे में हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े, जिसके बारे में जो हमने ओवरव्यू जाना, वो है दोस्तों आपका ये, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है साइट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है मेरे भाई? 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी जो आपकी प्रोसेस है वो कहाँ पे बनती है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और एनर्जी करेंसी जो कहा जाता है वो आपकी किसको कहा जाता है दोस्तों? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी मतलब, करेंसी मतलब नॉट, नॉट मतलब मूल्यवान चीज, तो वो क्या होती है? एटीपी होती है, जिसकी फुल फॉर्म हमने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पढ़ी है। ओके, तो यहां से मैं बात करूं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या क्या बनेगा? CO2, यहीं से CO2 4.6% निकलती है, यहीं से बनती है वो। और जब भी झमाई आती है हमको खाना खाने के बाद, हमारा दिमाग स्लो पड़ जाता है, क्योंकि सारी एनर्जी उसको पचाने में चली जाती है। ठीक है, और वाटर बनेगा, और एनर्जी तो बनेगी बनेगी। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखेंगे, क्योंकि ये चीज दोस्तों आपके मोबाइल में रहेगी तो आपको भी बार बार पढ़ने में इसको मजा आएगा, और आप भी इसको बार बार पढ़ पाएंगे।
ठीक है, तो ये है यहाँ पर हमारा एक ओवरव्यू, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन किस प्रकार। अब नेक्स्ट पार्ट में अभी हम और एक और 15 मिनट सो लाएंगे इसमें। इससे हम आगे के जितने भी इसके पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स में किस तरीके से जो एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2 है वो किस तरीके से अंदर जाती है, और ये लंग्स में किस तरीके से फैली होती है। और ये जो लंग्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें ये कवर है इसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो इन सब पे हम दोबारा से बात करेंगे एक बार फिर से। आई होप कि सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस 15 मिनट शो से बनेंगे, उन्हें को आप एग्जाम में फाड़ देंगे। तो ऐसे ही 15 मिनट शो को देखने के लिए जुड़े रहें जॉब ग्रिड के साथ। थैंक यू।